इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई और उससे रिलेटेड कुछ थेरीज को। सबसे पुरानी और सबसे फेमस थेरी जो बताती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका नाम है बिग बैंग थेरी, जिसे 1931 में एक बेल्जियन प्रीस्ट जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रपोज किया था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज ब्रह्मांड में जो भी मैटर है, जो भी एनर्जी है, जो ग्रेविटी और लाइट है, यह सब कुछ 13.7 बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट में समाई हुई थी। उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता कहते हैं। उस समय तक ना ही कोई स्पेस था और ना ही कोई टाइम। आज साइंस का जो भी प्रोग्रेस है, उसके अनुसार हम सिर्फ उस पॉइंट तक मैथमेटिकल मॉडल्स और फिजिक्स के सिद्धांतों से अनुमान लगा पाए हैं। ये जो सिंगुलैरिटी थी, जाहिर है उसमें जबरदस्त प्रेशर था और क्वांटम फ्लक्चुएशंस थे। इसके कारण सिंगुलैरिटी बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी और एक पॉइंट ऐसा आया जब इस प्रेशर को सिंगुलैरिटी सहन नहीं कर पाई और एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, जो आज भी लगातार होता जा रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ा अधिक विस्तार से जानते हैं। ये जो महाविस्फोट हुआ, उसके बाद यूनिवर्स कई फेजेस से गुजरकर आज के रूप में आया है। पहली फेज सिंगुलैरिटी में जो क्वांटम फ्लक्चुएशन था उसके कारण शुरू हुआ, यानी ब्रह्मांड का साइज सुपरफास्ट रेट से बढ़ना शुरू हुआ। इस फेज को इन्फ्लेशन या स्फीतीकरण कहते हैं। 10⁻⁻43 सेकंड तक ब्रह्मांड एक ग्रेपफ्रूट के साइज तक एक्सपैंड हो चुका था। 10⁻32 सेकंड्स के समय ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और न्यूट्रिनोज जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल से भरा हुआ एक सुपर हॉट बाउल था। इसके बाद नेक्स्ट फेज में यानी 1 माइक्रोसेकंड यानी कि 10⁻6 सेकंड्स में ढलते टेम्परेचर के कारण क्वार्क्स और न्यूट्रिनोज जैसे पार्टिकल से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनना शुरू हुए। फिर 0.01 सेकंड में न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, जो कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अपने आप में स्टेबल करने की एक प्रक्रिया थी। ये 3 मिनट तक चलता रहा और 3 मिनट पर न्यूक्लियर फ्यूजन पूरा हुआ। इस समय प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साथ मिलकर न्यूक्लियस यानी नाभिक बन गए थे। 3 मिनट में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन साथ मिलकर हाइड्रोजन और हेलियम के न्यूक्लियाई बना चुके थे। लेकिन इस समय अभी भी इतनी इंस्टेबिलिटी और इतना टेम्परेचर और इतना रेडिएशन था कि इन न्यूक्लियर के साथ इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाए थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 मिनट पर एटम का फॉर्मेशन तो शुरू हुआ, लेकिन कोई स्टेबल एटम फॉर्म नहीं हुआ था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का तापमान इस फेजेस में तेजी से गिरता जा रहा था। यह जानकर आपको हैरत होगी कि इन न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन से मिलने में 3 लाख साल लगे। इतने समय में ब्रह्मांड का तापमान 4000 केल्विन तक गिर चुका था और इस समय हाइड्रोजन और हेलियम के न्यूट्रल आइटम्स फॉर्म हुए। इसके बाद लिथियम के भी कुछ ट्रेसेस फॉर्म हुए। इस पॉइंट को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। यह जो फर्स्ट एटॉमिक मैटर था, वही यूनिवर्स में मौजूद सभी मैटर का ओरिजिन है। मैं फिजिक्स के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स साथ में मिलकर कोई एटम बनाते हैं, तो उनमें जो एक्सेस मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका पता हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस E=mc² इस इक्वेशन से चलता है। तो जब फर्स्ट न्यूट्रल एटम्स का फॉर्मेशन हुआ, तब एक्सेस एनर्जी फोटॉन के यानी कि लाइट के रूप में बाहर निकली और तब यूनिवर्स इतना एक्सपैंड और स्टेबल हो चुका था कि यह लाइट बिना किसी ऑब्स्टेकल के फैलने लगी। इस पहले प्रकाश को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे ब्रह्मांडीय माइक्रो तरंग पृष्ठभूमि कहते हैं। यह अर्लीस्ट टाइम विजिबल विथ लाइट है। CMB आने वाले गैलेक्सीज का बेस था और इस समय ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट भी हो गया। पेंजियाज और डॉक्टर विल्सन को 1978 में CMB को आइडेंटिफाई करने के लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया था। इसके 300 मिलियन ईयर्स बाद पहले स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन शुरू हुआ। बिग बैंग थ्योरी के वाइडली एक्सेप्टेड होने का यह कारण है कि यह CMB आज भी एडवांस टेलीस्कोप के साथ देखी जा सकती है और इसलिए CMB को बिग बैंग थ्योरी का एक पुख्ता सबूत माना जाता है। इसके अलावा
ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स भी बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत का पुष्टिकरण करते हैं। जैसा कि आप अब जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ने ब्रह्मांड के कंटिन्यूअस एक्सपेंशन का दावा किया है, और यूनिवर्स का विस्तार होना या एक्सपेंशन का मतलब है कि यूनिवर्स में जो भी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रही है और उनके बीच का डिस्टेंस और स्पेस बढ़ता जा रहा है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने 1920 में एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का पहली बार एविडेंस दिया था। यह बिग बैंग थ्योरी का और एक प्रूफ है, और इसलिए बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अब अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो कोई तो एनर्जी होगी जो इसे एक्सपैंड कर रही है। उस एनर्जी को डार्क एनर्जी कहते हैं। और जो मैटर जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसे डार्क मैटर कहते हैं। आज हम जितना भी जानते हैं यूनिवर्स के बारे में, जैसे कि गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट और जो कुछ भी हम जानते हैं, वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% है। बाकी 68% डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर है। आज अपना जो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, उसके एनालिसिस से साइंटिस्ट ने इन परसेंटेजेस का अनुमान लगाया है। चलो अब नजर डालते हैं कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज पर, जिसमें से पहली है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी। 1948 में फ्रेड हॉयल, थॉमस गोल्ड और हरमन बोंडी ने इसे प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स का साइज हर समय सेम रहता है, क्योंकि जितना मैटर यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय होता है उतना निर्माण भी होता है, और इसलिए यूनिवर्स एक स्टेडी स्टेट में रहता है। दूसरी थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। यह सिद्धांत क्लेम करता है कि दरअसल अपना यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स नहीं है, और ऐसे कई सारे यूनिवर्स और भी हो सकते हैं, और उसके गवर्नेंस के रूल्स भी अलग हो सकते हैं। जिस इन्फ्लेशन से हमारा यूनिवर्स निर्माण हुआ, उससे और भी कई सारे यूनिवर्स निर्माण हो सकते हैं, और उस तरह के इन्फ्लेशंस भी कई सारे, शायद इन्फाइनाइट भी हो सकते हैं। इसे मल्टीवर्स या बहुब्रह्मांड कंसेप्ट कहते हैं। तीसरी अल्टरनेटिव थ्योरी है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांडीय दोलन सिद्धांत। इसके अनुसार जो एक्सपेंशन हो रहा है वो जब एनर्जी खत्म होगी तब यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, यानी बिग बैंग खत्म और बिग क्रंच शुरू होगा, और फिर से सिंगुलैरिटी होगी। फिर से बिग बैंग एक्सपेंशन और बिग क्रंच होगा, और यह साइकिल एंडलेसली चलता रहेगा। चौथी अल्टरनेटिव थ्योरी है ब्रेन थ्योरी। यह कहती है कि यूनिवर्स अति विशाल मेम्ब्रेन्स के बीच में है, जिन्हें ब्रेन कहते हैं, BRANE, ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन्स जब आपस में टकराते हैं तब बिग बैंग होता है, और ये मेम्ब्रेन्स दूर होने लगते हैं, और यह साइकिल जारी रहता है। और ऐसे सिर्फ दो ही ब्रेन्स नहीं है, तो कई सारे ब्रेन्स है। इनके अलावा और भी कुछ थ्योरीज है जिन्हें एग्जोटिक थ्योरीज कहते हैं। इन सभी अल्टरनेटिव थ्योरीज का ज्यादा पुष्टिकरण विज्ञान के आधार पर नहीं हुआ है, और आज बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड के ओरिजिन की मोस्ट रिलायबल थ्योरी के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी का सपोर्ट प्रूफ्स के आधार पर किया जा सकता है, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।